सो नाउ लेट्स सी दी चैप्टर बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज बहुत ही ईजी चैप्टर है। पहले देखते हैं फटाफट इनकम रिकग्निशन का मतलब क्या है। इनकम रिकग्निशन का मतलब है परफॉर्मिंग एसेट्स को किन पर रिकॉग्नाइज कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को किन पर रिकॉग्नाइज करना। परफॉर्मिंग एसेट्स को हम हमेशा एक्रूअल बेसिस पर ही रिकॉग्नाइज करेंगे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को नगद बेसिस पर, दैट इज रिसिट या कैश बेसिस पर। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि परफॉर्मिंग एसेट्स को जो है हम इंटरेस्ट अर्न के बेसिस पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इंटरेस्ट रिसीव्ड के बेसिस पर। तो एक बार फिर से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नगद दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंड परफॉर्मिंग एसेट इन एक्रूअल बेसिस दैट इज इंटरेस्ट अर्न के बेसिस पर। तो अब बात है ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे चैप्टर का, प्रोविजन। प्रोविजंस किस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। प्रोविजंस जो भी जब भी बैंक एडवांस देती है तो उन्हें कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाली जो पार्टी जो है वो पैसे देने में थोड़ा हिचकिचाहट लग रहा है उनको, कि थोड़ा पैसे देने में गड़बड़ी लग रही है, तभी ये वाला जो कंसेप्ट है प्रोविज़न का लग जाएगा। अब प्रोविज़न को समझने से पहले इन्हें दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, एक है परफॉर्मिंग एसेट्स और एक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो परफॉर्मिंग एसेट्स पे प्रोविज़न कितने बनाने, अगर आपने एडवांसेस दिए स्मॉल मीडियम या एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज को तो फिर आपको प्रोविजंस बनाना है 0.25%, और अगर आपने रियल इस्टेट को दिया है तो 1.1%, एंड अदर्स, ये हमेशा आपको यही मानना है, मोस्टली तो यही होता है। अदर्स मतलब अगर कुछ नहीं बोला, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें यही हमेशा एज्यूम करना है कि 0.4%, डैट इज स्टैंडर्ड एसेट के लिए 0.4% ही है। तो अब देखते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी दो कैटेगरी में तोड़ दिया, एक है सब स्टैंडर्ड एसेट, ये रहा सब स्टैंडर्ड एसेट, और दूसरा ये रहा सब स्टैंडर्ड एसेट, और दूसरा दूसरा है डाउटफुल एसेट। ये देखिए ये रहा डाउटफुल एसेट। लेट्स सी व्हाट इज द प्रोविजन विथ नाउ द सब स्टैंडर्ड एसेट इज डिवाइडेड इनटू सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड बाय एस्क्रो अकाउंट। तो सिक्योर्ड अगर है तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यही यूज़ करना है 15%, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर्ड बाय एस्क्रो अकाउंट है तो 20% होगा प्रोविज़न, और अगर अनसिक्योर्ड है तो फिर 25% होगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग के लिए सिक्योर्ड 15%, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर्ड बाय अगर एस्क्रो अकाउंट है तो 20, एंड अनसिक्योर्ड है तो 25%। डाउटफुल एसेट, डाउटफुल को सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड लॉस एसेट में। तो अनसिक्योर्ड और अगर अनसिक्योर्ड एंड लॉस एसेट है तो हमें 100% प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। और अगर ये देखिए डाउटफुल, डाउटफुल अगर एक साल या उससे कम तक है डाउटफुल तो फिर 25%, 25%। 3 साल या उससे कम डाउटफुल टू कैटेगरी 40%। यहाँ पे 3 साल भी कंसिडर किया जाएगा डाउटफुल टू में। ये वाला कंफ्यूजिंग पॉइंट है और यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है डाउटफुल टू में। तो इसलिए 3 साल अगर है, किसी क्वेश्चन में दिया है कि 3 साल है तो उससे भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। 3 साल तो डाउटफुल कैटेगरी टू में जाएगा, और 3 साल या उससे ज़्यादा है तो 100%। तो अब ये हो गया प्रोविज़न का पार्ट पूरा। फिर से एक बार अच्छे से रिकैप कर लेते हैं। दो पार्ट में तोड़ दिया, परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर परफॉर्मिंग एसेट है तो स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट भी बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट को। तो अब अगर आपने स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज या एग्रीकल्चर को दिया एडवांस तो 0.25%, रियल इस्टेट को दिया तो 1%, एंड अदर इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन को 0.4% ही लेना है। सब स्टैंडर्ड एसेट सिक्योर्ड इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन यही लेना है 15%, अगर एस्क्रो अकाउंट है तो 20%, और अनसिक्योर्ड है तो 25%। डाउटफुल में भी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, लॉस एसेट। अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और लॉस एसेट को तो आपको 100% ही लेना है, और अगर सिक्योर्ड है तो देखो 1 साल या उससे कम है तो 25%, 40%, 3 साल या उससे कम, और 100%। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोविज़न का पार्ट। नाउ लेट्स कम टू ईसीजीसी कवर। ईसीजीसी कवर को समझने से पहले हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो इससे लास्ट में करते हैं हम। तब तक आ जाते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। अब रिबेट का मतलब क्या है, रिबेट को शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में देखो लिखा है, शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में क्या है, इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर।
इनकम ये अगले साल का जो इस साल में हमें इसे रिकॉर्ड नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे जो भी ये हमारा ईयर है, ये हमारा ईयर है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 21 तक, इसके बाद के जो भी बिल्स थे 30 जून के, तो इसे हमें इनकम में कंसिडर नहीं करना है। इनकम फॉर दिस पीरियड, ये जो पीरियड का इनकम है, ये वाले पीरियड का, उसे हम बोलते हैं रिबेट। रिबेट वो भी कौन सा, क्लोजिंग रिबेट। तो हमें क्वेश्चन में पूछते हैं कि पीएनएल में कितना दिखाना है आपको इस साल के पीएनएल में। तो डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट दिया होगा क्वेश्चन में, ओपनिंग रिबेट दिया होगा क्वेश्चन में, तो ये जो क्लोजिंग रिबेट है ये हमें यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा क्लोजिंग रिबेट। क्लोजिंग रिबेट तो हमें नेट आंसर मिलेगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट फॉर द ईयर इन पीएनएल। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। अगर परचेज़ किया बिल, तो बिल परचेज बिल आया, डेबिट, कैश गया टू कैश, मतलब बैंक ने बिल परचेज़ किया, कस्टमर को कैश दिया और अपना डिस्काउंट इनकम अपने पास रखा। ठीक है, लेकिन ईयर एंड में क्या होगा, इनकम को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ये इस साल का इनकम नहीं है। तो डिस्काउंट इनकम डेबिट तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये वाला अकाउंट बना। अब ट्रांसफ़र टू पीएनएल, पीएनएल में भी तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ये डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ये देखिए इतना इनकम इस साल का नहीं इसलिए कैंसिल किया, देखिए ट्रांसफ़र टू पीएनएल। अब नेक्स्ट ईयर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट इनकम, ये देखो डिस्काउंट इनकम, प्रीवियस ईयर का रिबेट इस साल इनकम बनेगा, बहुत सिंपल। तो फिर से अगर बिल परचेज़ किया तो बिल परचेज़ आया, बिल परचेज़ किया, कैश गया और अपना डिस्काउंट इनकम बैंक ने निकाल लिया। उसके बाद ईयर एंड पे इनकम को कैंसिल करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट इनकम, ये जो डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट किया तो यहाँ पे डेबिट हो गया, ये देखिए यहाँ पे डेबिट किया, यहाँ पे क्रेडिट था तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, तो किस में डाला, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अब ये जो डिस्काउंट इनकम को डेबिट किया उसे हमने डाल दिया पीएनएल में। ओके, और जब अगला साल होगा तो ये रिबेट को फिर से हम डालेंगे इनकम में क्योंकि ये पिछले साल का इनकम, ये देखिए। अब यहाँ पे जब ईयर शुरू होगा, यहाँ पे जब ईयर शुरू होगा फिर से 1 अप्रैल 21 से, तो ये तो इस साल का इनकम हो गई ना, इसीलिए फिर उसे हम ऐड करेंगे फिर से अगले साल के डिस्काउंट के इनकम में। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट क्लियर हमारा विथ रिस्पेक्ट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अब उसका फॉर्मेट, सीरियल नंबर, यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर दिया होगा, ड्यू डेट ऑफ बिल, अगर उन लोग ने ड्यू डेट दिया है तो हमें डायरेक्टली ले लेना है ड्यू डेट ऑफ बिल। समझिए यहाँ पे दिया है 4 मई 21, तो यहाँ से अब कितने दिन होते हैं, अमाउंट समझो 40,000 है, 40,000। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द ईयर एंड, ईयर एंड से कितने डेज होते हैं वो देखना है, ये होते हैं 34 डेज। ओके, रेट ऑफ डिस्काउंट पकड़ लेते हैं हम 10%। तो अब इसे कंप्यूट किस तरीके से करना है, कंप्यूट कुछ इस तरीके से करेंगे हम। ये देखिए अमाउंट था बिल का 40,000, 40,000 बिल का अमाउंट है। ओके, इंटू 10% रेट है, इंटू 34 डिवाइडेड बाय 365। अब ये मैटर करता है 365 कब और 366 कब, 365 और 366, 365 नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, और ये जो लीप ईयर, लीप ईयर वो भी खास करके फेब्रुवरी, फेब्रुवरी में ध्यान रखना है हमें, फेब्रुवरी में 29 डेज कंसिडर करना है। ओके, तो ये होगा, इस तरीके से हमारा रिबेट निकल जाएगा कंप्यूटेशन करने के बाद। आंसर आ रहा है 372.6, इसे राउंड ऑफ करते हैं 373, तो ये आता है 373। तो
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का पूरा। अब आते हैं बिल फॉर कलेक्शन पे। बिल फॉर कलेक्शन और बिल फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट, ये दोनों भी मिरर अकाउंट है। यहाँ पे जो डेबिट होगा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे जो क्रेडिट मतलब यहाँ पे जो डेबिट है वो यहाँ पे आके क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए क्रॉस किया है, यहाँ का डेबिट यहाँ पे क्रेडिट, और यहाँ पे जो क्रेडिट है वो यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा। तो लेट्स सी, बिल फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट मतलब यहाँ पे जो है बिल्स जो है बैंक कलेक्ट करे ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो अब बिल फॉर कलेक्शन पहले इतने थे, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इतने थे ऑलरेडी। अब तो बिल्स और इतने रिसीव हुए ड्यूरिंग द ईयर, तो एसेट बढ़ा। और एक रूल तो हमें पता है कि एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। तो एसेट बढ़ा, पहले इतना था अब इतना और हो गया, तो बिल्स रिसीव हुए। फिर बिल्स कलेक्टेड, इतने बिल्स कलेक्ट कर लिए बैंक ने, तो ये एसेट कम हो चुका है। इतने के पेमेंट ही नहीं दिया, इतने का पेमेंट मिल चुका है, मतलब बिल्स कलेक्टेड मतलब इतने का पेमेंट मिल चुका है, इतने पेमेंट दिए नहीं फिर भी एसेट कम हो गया। और ये लास्ट में जो आया उसका बैलेंस। तो अब यही मिरर अकाउंट, यहाँ पे बिल फॉर कलेक्शन हम लिख रहे थे लाइबिलिटी अकाउंट, तो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज होगा, बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, डेट्स ऑल। अब आते हैं AEOO अकाउंट मतलब एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ऐसा है कि बैंक बोल बैंक को हमें गारंटर बनाना पड़ता है। मतलब अगर किसी थर्ड पार्टी के पास हम जाते तो वो बोलता है कि हमें आपके ऊपर यकीन नहीं है, अगर आप बैंक को बीच में लेकर आओ तो हम आप पे यकीन करेंगे, अगर आप बैंक से एक्सेप्टेंस लेकर आओ तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, हमने कहा ऐसा है तो हम बैंक को गारंटर बना देते हैं, बैंक को गारंटर बनाते हैं, और इसीलिए इसे हम एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो बैंक भी कुछ सिक्योरिटीज़ ले लेते हैं ऐसे तो कस्टमर के पास। पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब समझना है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कस्टमर, प्लूरल फॉर्म है इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहा गया है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब इतने एक्सेप्टेंस ईयर के स्टार्टिंग में थी, ऑलरेडी बैंक ने इतने एक्सेप्टेंस लेकर रखे थे ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अभी और इतने एक्सेप्टेंस और ली ड्यूरिंग द ईयर। देखिए बाय कॉन्स्टिट्यूएंट CL फॉर AG मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस गारंटी, एक्सेप्टेंस और इतने रिसीव हो गए। अब या तो बैंक पे कर देगी तो ये कम हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी ऑनर्ड बाय बैंक, ये देखिए ऑनर कर दिया बैंक ने ही, ठीक है। या तो उसे पे कर देगा खुद क्लाइंट मतलब कस्टमर ने खुद ने पे कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस और गारंटी पेड ऑफ बाय क्लाइंट टू कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस और गारंटी पेड, बैंक ने पे किया ऑन फेलियर ऑफ क्लाइंट, तो फिर भी ये कम हो जाएगा। लास्ट में जो भी आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। तो ये भी हो गए, और अब लास्ट कंसेप्ट बचता है बस फॉर्मेट ऑफ P&L। एक और है ECGC क्रेडिट, वो हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, उससे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ P&L, इंटरेस्ट अर्न्ड शेड्यूल 13, अदर इनकम शेड्यूल 14, टोटल ये हो जाएगा A। एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, जो भी इनकम है ऐड कर दो, सारे एक्सपेंसेस उसमें से लेस कर दो। लेस जो प्रोविज़न यहाँ पे जो कैलकुलेट किया था हमने, प्रोविज़न किसके लिए, यहाँ पे दो प्रोविज़न निकलेंगे, यहाँ पे दो प्रोविज़न निकलेंगे, एक निकलेगा NPS का और एक निकलेगा टैक्स का। तो यहाँ पे जो NPA वाला प्रोविज़न है ये NPA का, वो यहाँ पे लेना है। तो अब ये जो अमाउंट निकलेगा उससे टैक्स रेट, ये तो सिर्फ एग्जांपल लिया 30%, उससे इंटू करेंगे तो हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स भी मिल जाएगा। उसके बाद
तो यहाँ पे ये प्रोविज़न दोनों भी ऐड करने, कौन से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाले जो भी है, प्लस टैक्स के। उसके बाद हमें इसका टोटल लेके प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इस साल का प्रॉफिट और लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड अगर कोई है तो। और क्वेश्चन 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व निकालना है। ये 25% किसका, ये इसका करंट ईयर प्रॉफिट जो भी हुआ है आपको उसका प्रॉफिट। और ये लास्ट में बैलेंस कैरेट टू बैलेंस शीट। इसमें ये पूरे फॉर्मेट में ये वाला कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट। ओके, सो अब सिर्फ बचता है ईसीजीसी क्रेडिट, जिसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एक करके देखते हैं। अ लोन अकाउंट देखते हैं। अ लोन अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। A loan account remains out of order as on the date of balance sheet of a bank. The account has been classified as doubtful asset up to 1 year, up to 1 year, up to 1 year। मतलब डाउटफुल कैटेगरी 1, मतलब यहाँ पे अगर सिक्योर्ड पे जाएगा 25%, अनसिक्योर्ड पार्ट पे जाएगा 100% का प्रोविज़न। इतनी बात हमें समझ चुके इतने लाइन पढ़ने से। अब बढ़ते हैं आगे, आउटस्टैंडिंग कितने, 6,73,000। ओके, ईसीजीसी कवरेज 25% और लिमिटेड टू 1 लाख। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड ₹1,50,000। तो चलो देखते हैं, फॉर्मेट तो रेडी है, इसमें ही करते हैं हम। एक मिनट, फॉर्मेट तो रेडी ही है, यहाँ से ही कर लेते हैं। ओके, लेट्स डू। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज़ 6,73,000। ओके, आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज़ 6,73,000। Secured portion, I think so, 1,50,000। Secured portion is 1,50,000। 5,23,000 आएगा अनसिक्योर्ड पोर्शन। नाउ अब ये जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है इसमें से अब हमें माइनस करना है ईसीजीसी क्रेडिट। ओके, ईसीजीसी क्रेडिट कितना है, या तो 25% ऑफ अनसिक्योर्ड और लिमिटेड टू ₹1 लाख देखना है। इसका 25% और 1 लाख, whichever इज़ लोअर। इसका 25% होता है 1,30,750। ओके, तो डेफिनेटली 1 लाख इज़ लोअर, तो इससे जिससे क्रेडिट मिलेगा हमें 1 लाख। ओके, अब टोटल अनसिक्योर्ड पार्ट कितना बचता है, 4,23,000। टोटल अनसिक्योर्ड 4,23,000 total unsecured part. Now for example, अगर if account is classified as doubtful one, then the provision will be as follows। secured portion के लिए 25%। secured portion कितना है, secured portion तो अब देखना है secured portion कितना था। secured portion was 1,50,000 का 25% कितना आता है वो देखना है, प्लस 4,23,000 अनसिक्योर्ड पार्ट। मेरा नेट अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है, 4,23,000। 4,23,000। तो अब 1,50,000 का 25% 37,500 होगा। 37,500 प्लस ये 4,23,000। टोटल प्रोविज़न 4,60,500।
4,60,500 विल बी द टोटल प्रोविज़न। तो ये तो एक टाइप देखा। एक और टाइप जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें सिक्योरिटीज़ हेल्ड दिया है एंड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ भी दिया है, ये वाला क्वेश्चन। तो लेट्स सी पहले कौन से कैटेगरी में जाता है। विदिशा बैंक लिमिटेड हैज़ एक्सटेंडेड द फॉलोइंग क्रेडिट लाइन टू अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विच हैड नॉट पेड एनी इंटरेस्ट सिंस मार्च 2006। ओके, आउटस्टैंडिंग 70 लाख है, ECGC का और 50% है, सिक्योरिटीज हेल्ड इतना, रियलाइजेबल वैल्यू इतना। लेट्स हम खुद करते हैं ये वाला। आउटस्टैंडिंग अमाउंट, एक मिनट। ओके, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, फिर लेस होगा यहाँ से सिक्योर्ड वैल्यू, सिक्योर्ड पोर्शन वो भी कौन सा, जो रियलाइजेबल वैल्यू पे मिला है वो। फिर फिर हमें मिलेगा नेट अनसिक्योर्ड पोर्शन मिलेगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन मिला, उसमें से हम लेस करेंगे ECGC क्रेडिट, ECGC क्रेडिट। ओके, देन हमें मिलेगा नेट अनसिक्योर्ड। ओके, देखते हैं एक एक। ओके, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 70 लाख, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 70 लाख। यहाँ पे सिक्योरिटीज हेड दी 30 लाख एंड रियलाइजेबल वैल्यू दिया 20 लाख। तो हमें तो 20 लाख ही लेना है, हमें लेना तो है 20 लाख से। ओके, तो अब ये बचेगी अनसिक्योर्ड वैल्यू बचती है 50 लाख। अब ECGC क्रेडिट, ECGC क्रेडिट हमें दिया है 25%, 25%। ओके, तो इसका सॉरी 50% है, 50%, तो इसका होगा 50%, 25 लाख। तो नेट अनसिक्योर्ड बचता है 25 लाख, जो कि नेट अनसिक्योर्ड 25 लाख। ओके, अब निकालते हैं प्रोविज़न, सिक्योर्ड पार्ट अब निकालते हैं प्रोविज़न, प्रोविज़न सिक्योर्ड पार्ट पे और अनसिक्योर्ड पार्ट पे। सिक्योर्ड पार्ट पे निकलेगा डाउटफुल 3 कैटेगरी का है, तो इससे 100% ही आएगा। अनसिक्योर्ड पे भी 100% ही आएगा। अब सिक्योर्ड पार्ट कितना लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अराइज है कितना लेना है। 20 लाख लेना है और 30 लाख लेना है। जब रियलाइजेबल वैल्यू तो 20 है, लेकिन सिक्योरिटी थी 30 लाख की। तो अब लेना क्या है, क्वेश्चन अराइजेज, तो उसका आंसर है मैंने जैसे 20 लाख ही आएगा, क्योंकि आपको मिला ही उतना है 30 लाख। तो उसका सिक्योरिटी 30 लाख की थी, लेकिन रियलाइज अगर 20 लाख ही हो रहा है, तो फिर आप थोड़ी ना उसको 30 लाख पे दिखाओगे, आप तो दिखाओगे 20 लाख पे ही आ जाएगा 20 लाख। और यहाँ पे हम सिक्योर पे था ही 25 लाख, ये हो गया 25 लाख। तो टोटल प्रोविज़न बनाना है 45 लाख। ये था डेट्स ऑल। ECGC क्रेडिट के दोनों भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस कर लिए इसी पार्ट में। तो प्रोविज़न के भी एक दो क्वेश्चन देख ही लेते हैं, ताकि ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। तो अब ये फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रोविज़न, compute the amount of provision to be made in profit and loss of a commercial bank। ओके, अब एक एक का सिर्फ हम साइड में प्रोविजंस लिखते जाते हैं। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, देखो पहले लाइन में फंसाने की कोशिश कर रहा है। स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पार्ट होता ही नहीं है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मतलब बोल रहा है सिक्योर्ड, ये कन्फ्यूज़न के लिए, इट इज़ फॉर कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजिंग है, फॉर कन्फ्यूजन। एग्जामिनर हमें फंसाना चाहता है पर हम नहीं फंसेंगे।
ओके, तो स्टैंडर्ड अगर एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो 0.4%। ओके, तो ये तो हो गया 0.4%। अब सब स्टैंडर्ड, हाँ सब स्टैंडर्ड अगर, तो हम सिक्योर्ड मानते थे। सिक्योर्ड, सिक्योर्ड कितना, 25%, 15% या 20% लॉक किया जाए। सिक्योर्ड पर, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड के लिए है 15%। ओके, तो ये हो गया 15%। अब यहाँ पे डाउटफुल कैटेगरी, डाउटफुल कैटेगरी में भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होते हैं। यहाँ पे सिक्योर्ड कितना, अनसिक्योर्ड कितना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड के लिए बोला है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 500 लाख, तो यहाँ पे 500, और बाकी के बचे कितने, तो फिर बाकी के 500 के लिए कितना, तो ये जो 500 था उसके लिए डाउटफुल वन है, D1 डाउटफुल वन है। अगर सिक्योर्ड के लिए हमने पता है 25 है, और अनसिक्योर्ड के लिए तो कोई भी हो 100% ही है। यहाँ पे डाउटफुल फॉर मोर देन, डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर्स, बट लेस देन 3 ईयर्स। डाउटफुल 2 कैटेगरी दिखा रहा है ये। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ₹300 लाख, मतलब 1 साल तक, कम से कम 3 साल या उससे कम। मतलब यहाँ पे 1000 के लिए, इसके लिए कितना आएगा, डाउटफुल 2, डाउटफुल 2। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है, 300 लाख। ओके, 300, 200, 200 के लिए तो पूरा 100%, और यहाँ पे इसके लिए 40%। ये क्या है, सिक्योर्ड, और ये क्या है, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड के लिए पूरा 100%। एंड अब लास्ट, डाउटफुल फॉर मोर देन सी, नो सिक्योरिटी, मतलब अनसिक्योर, अनसिक्योर्ड, नो सिक्योरिटी मतलब अनसिक्योर्ड, मोर देन, मोर देन 3 ईयर्स। नो सिक्योरिटी का मतलब है अनसिक्योर्ड, और अनसिक्योर्ड तो हमें पता है 100% होगा। बस अब इनका कैलकुलेशन करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले इसका टोटल क्या था वो चेक कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन का। तो 28, 450, 120, 500 एंड टोटल इज़ 1723। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस इसमें सिर्फ हम परसेंटेज लगा के छोड़ देंगे ये वाला, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट वाला, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। स्टैंडर्ड एसेट एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्या करना है, 0.4% ही डालेंगे। सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड बोला है, सब स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पे सब स्टैंडर्ड वाला ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन में। देखिए सब स्टैंडर्ड को हमने 3 पार्ट में तोड़ा था। 3500 को 3 पार्ट में तोड़ेंगे हम। सिक्योर्ड, सिक्योर्ड, एस्क्रो और अनसिक्योर्ड। ठीक है, सिक्योर्ड में कितना पोर्शन जाने वाला है, यहाँ पे बोला है इंक्लूड सिक्योर्ड एक्सपोजर ₹1000 लाख एंड बैलेंस अनसिक्योर्ड एक्सपोजर इक्वल टू ₹2500। मतलब सिक्योर्ड हो गया 1000, 1000, बैलेंस ₹2500, includes ₹1500 in respect of infrastructure loan account where escrow account, मतलब बाकी क्या बोल रहे कि 1500 जो है वो एस्क्रो अकाउंट के लिए है, और बाकी अब जो बचा वो हो जाएगा अनसिक्योर्ड, हो गया 3500। अब यहाँ पे इनका परसेंटेज लगा देते हैं, काम ख़त्म। सिक्योर्ड के लिए 15%, या एस्क्रो के लिए 20, और अनसिक्योर्ड के लिए 25%।
ये हो गया, यही था। बाकी तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था इस क्वेश्चन में। डाउटफुल एडवांस अनसिक्योर्ड पार्ट, अनसिक्योर्ड पोर्शन, ओहो 100%। डाउटफुल अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर हमें पता है 25% आ गए आएगा इसका। डाउटफुल मोर देन 1 ईयर बट अप टू 3 ईयर्स, ये भी पता है हमें 40% आएगा। सिक्योर्ड पोर्शन बोल रही है इसे। और डाउटफुल एसेट मोर देन 3 ईयर्स, 3 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं भाई, 100% आ गए। और इसका भी 100% क्योंकि ये लॉस एसेट है। बस तो यहाँ पे हम अब इस वीडियो को एंड करते हैं। मोस्टली हमारे सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए और आधे घंटे में पूरा बैंकिंग कंपनीज हमने रिवाइज कर लिया है विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। So let's wind it off and all the best for the exam.